सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अपन पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मौर्य वंश का जो स्रोत हैं उसके बारे में पढ़ते हैं कि जो मौर्य वंश के स्रोत मतलब मौर्य वंश के बारे में जानकारी अपन को कहाँ कहाँ से मिली है। सबसे पहला स्रोत है कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र की बुक है उसके बारे में। उसमें बताया गया कि मौर्य वंश जो थे ना, और चंद्रगुप्त मौर्य के ये थे समकालीन थे। कौन? कौटिल्य। ये समकालीन थे और इसमें बताया गया कि अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य मतलब इसकी जो प्रशासन व्यवस्था थी, जो राज्य की नीतियों के बारे में वर्णन दिया गया है। मतलब यहाँ पे प्रशासन व्यवस्था कैसी हुआ करती थी इसके बारे में इसमें बताया गया है। किसमें? अर्थशास्त्र की जो कौटिल्य की बुक है उसमें। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्रोत है यहाँ पे विशाखदत्त की जो मुद्र राक्षस बुक है उसमें। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस। ठीक है, इसमें भी ये बताया गया ये है, ये क्या है, ये एक संस्कृत नाटक है। मतलब ये और भारत में मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का कैसे सत्ता में मतलब आना हुआ, ये उसकी कहानी बताता है। कौन? मुद्रा राक्षस। इसमें इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के आने की कहानी है। और इसमें जो है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये जो नाटक है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को निचली जाति का बताया गया है। ठीक है, नीची जाति का बताया हुआ है। और देखते हैं अपन कि और कौन से स्रोत हैं जो बौद्ध साहित्य हैं। पहला है जातक कथाएं, दीपवंश जिसे अपन महावंश भी बोलते हैं। और नेक्स्ट है दिव्यदान, जिसमें मतलब मौर्य साम्राज्य के स्रोत के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्रोत है यहाँ पे इंडिका। इसमें क्या मेगास्थनीज के ने लिखा था इसको? किसने? मेगास्थनीज ने लिखा था। और इसमें भी मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था के बारे में पूरा मतलब डिटेल दी हुई है। ठीक है, इंडिका में। और चलो नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो मौर्य वंश हुआ था ना, उसमें कौन से राजा हुए उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले है चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो है मतलब मौर्य वंश के संस्थापक भी कहे जाते हैं इनको। 322 से इन्होंने 298 ईसा पूर्व तक इन्होंने क्या किया था? शासन किया था मौर्य वंश पर। ठीक है, ये मतलब मौर्य वंश के संस्थापक थे। और ये जो बैठे थे ना मतलब कौटिल्य और चाणक्य और विष्णुगुप्त, जैसे विष्णुगुप्त भी बोलते थे, की सहायता से नंद वंश के जो अंतिम अंतिम शासक था घनानंद को पराजित किया था और फिर सिंहासन पर बैठे थे। किसकी सहायता से? कौटिल्य, जो चाणक्य और विष्णुगुप्त थे उनकी सहायता से जो मतलब घनानंद को हराया था इन्होंने। घनानंद को हराया था और फिर सिंहासन पर बैठे थे। और ये मतलब इन्होंने मतलब क्या किया था कि सेल्यूकस निकेटर को हराया था, पराजित किया था। और इनका जो पुत्र का नाम है उनका नाम है बिंदुसार। बिंबिसार नहीं है, इसको याद रखना है। जो हर्यक वंश में था वो नहीं है इसमें, ये इनका नाम है बिंदुसार। और इन्होंने कोष्टागार नामक विभाग बनाया था, जिसमें मतलब अनाज का भंडारण होता था पूरा, मतलब अनाज भर के रखते थे, जिसका नाम कोष्टागार होता था। ठीक है, कोष्टागार, ये बस नाम याद रखना है। जिसका जो अपन को जानकारी मिलती है वो कहाँ से? ताम्र अभिलेख है सोहगोरा, वहाँ से उल्लेख मिलता है इसके बारे में। अब अपन सेल्यूकस निकेटर जिसने मतलब इनको हराया था, इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था, तो इसके बारे में अपन जानकारी पढ़ते हैं। ये सेल्यूसिड वंश की इसने स्थापना की थी। और ये उत्तर पश्चिमी भागों पर शासन किया था इसने। और मेगास्थनीज के सेल्यूकस निकेटर के दरबार में था। मतलब जो मेगास्थनीज था ना, वो सेल्यूकस निकेटर के दरबार में था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया था और फिर उसकी जो पुत्री थी हेलिना, उससे क्या करा था? उनने शादी कर ली थी। ठीक है, इसको याद रखना है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन बिंदुसार मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद नेक्स्ट रूलर आया था, उसका नाम था बिंदुसार, मतलब उनका बेटा ही था। और जो मतलब जिसका शासन था 297 ईसा पूर्व से लेकर 297 ईसा पूर्व से लेकर 273 ईसा पूर्व तक था। और इनकी जो माता का नाम था दुर्धरा। ठीक है, और जो यूनानियों के द्वारा इनको अमित्र घात के नाम से जाना जाता था।
किसके नाम से? अमित्र घात। इसको याद रखना है। ओके। अब देखो नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये जो सीरिया के एंटियोकस प्रथम थे ना, इन्होंने इनसे मतलब मीठी मदिरा और सूखे अंजीर और एक दार्शनिक की मांग की थी। ये पॉइंट भी याद रखना है। ओके। नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं कि ये जो मतलब दो समुद्रों के बीच की भूमि विजय प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध है। कौन? बिंदुसार। दो समुद्रों के, जैसे दो समुद्र हैं उनके बीच की भूमि को विजय प्राप्त करने के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। और उसने आजीविकों को संरक्षण दिया था। और उसके दरबार में यूनानी राजपूत था ना, वो कौन है? डेमेकस आया था। और इसके जो पुत्र हैं वो हैं अशोक। ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रूलर ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। तो इसको अपन अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इनके शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे और इनकी डिटेल भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अशोक, इनका जो टाइम पीरियड है वो 268 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। अशोक जो राधा गुप्त की सहायता से गद्दी पर बैठे थे, सिंहासन पर बैठे थे। किसकी सहायता से? राधा गुप्त। इनका जो मंत्री था, इनकी सहायता से गद्दी पर बैठे थे। और उसने मतलब ये जो अशोक हैं, इन्होंने राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा, ठीक है। और कलिंग युद्ध के बाद उस मतलब इन्होंने क्या किया था कि भैरी घोष के स्थान पर धम्मघोष को अपनाया। मतलब भैरी घोष से धम्मघोष को अपनाया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध कब लड़ा था? राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद। इसको याद रखना है। कब? 261 ईसा पूर्व में। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि उसने बुद्ध धर्म के प्रसार हेतु, मतलब इन्होंने सॉरी किसने? अशोक ने क्या किया था कि बुद्ध धर्म के प्रसार हेतु अपने जो पुत्र था महेंद्र और अपनी जो पुत्री थी संघमित्रा को सीलोन मतलब श्रीलंका भेज दिया था। ये पॉइंट याद रखना। किसके लिए? क्या पर्पज था? कि बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए। किसको भेजा था? अपने पुत्र को और पुत्री को श्रीलंका में। अब देखो नेक्स्ट है, अब वो अशोक के शिलालेख के बारे में पढ़ते हैं। अशोक के जो अभिलेख हैं शिलाओं और स्तंभों पर पाए जाते हैं। मतलब शिलाओं पर और स्तंभों पर पाए जाते हैं। शिलाभिलेख अशोक के प्रमुख 14 हैं, अर्थात मतलब शिलाओं पर अधिकतम 14 लेख अंकित हैं। शिलाओं का मतलब ये है कि पत्थर पर लिखी हुई 14 लेख अंकित हैं। इनके बारे में पूरा डिटेल के में डिस्क्रिप्शन में जानकारी मिलती है। और प्रमुख शिलालेख कौन, मतलब टोटल 14 हैं। इसमें कुल भाषाएं कितनी यूज हुई हैं? 3। प्राकृत भाषा, ग्रीक और आरामिक। और कुल लिपियां कितनी हुई यूज हुई हैं? और 4। अधिकांश अभिलेख जो लिखे गए हैं प्राकृत भाषा में और ब्राह्मणी लिपि में लिखे हुए हैं। और अफ़गानिस्तान में जो लिपि थी वो यूनानी आरामिक लिपि का उपयोग किया जाता था। और जो भारत में उत्तर पश्चिम भागों में खरोष्ठी लिपि का उपयोग किया जाता था। और देवनामी प्रियदर्शी के नाम से जो अभिलेख हैं उन्होंने कहा गया है, देवनामी प्रियदर्शी के नाम से जाना गया है। जो मतलब इसका अर्थ होता है कि देवों का प्रिय और ईश्वर का प्रिय, ठीक है। और ये विलियम जोन्स है, मतलब इन्होंने क्या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ द बंगाल की स्थापना की थी 1784 में। अशोक के शिलालेख को समझने के लिए समझने में शामिल थे, मतलब इनको समझने के लिए इन्होंने हेल्प करी। और जो सबसे पहले अशोक के शिलालेख को 1837 में शिलालेख को समझने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? जेम्स प्रिंसेप। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर द एसएससी एग्ज़ाम, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं। देखो 10 ऐसी जगह हैं जहाँ पर अशोक के शिलालेख मिले हैं। जैसे पहला शिलालेख है कांधार शिलालेख अभिलेख, जो द्विभाषी है, कांधार में मिला है अफगानिस्तान में। दूसरा है सहवाजगढ़ी खरोष्ठी लिपि में है, खैबूर पख्तूनवा पाकिस्तान में। मानसेरा शिलालेख ये भी मानसेरा में है पाकिस्तान में। और कालची शिलालेख जो देहरादून में उत्तराखंड में है। गिरनार ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको स्पेशली याद रखना है। ये जो गिरनार शिलालेख है गुजरात में है। गिरनार शिलालेख की प्रमुख 14 पंक्तियाँ अंकित हैं इसमें। और जो सोपारा है वो महाराष्ट्र में, धौली भुवनेश्वर उड़ीसा में, और जौगड़ा उड़ीसा में, सन्नती कर्नाटक, और येरागुडू कुर्नूल आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये मतलब 10 क्या है शिलालेख है अशोक के
तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है गिरनार अभिलेख, इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। और ये कुछ शिलालेख है जिसमें से कुछ अपन को याद रखना है, जैसे बहरीघोष को धम्मघोष में परिवर्तित किया गया था, 4 में दिया हुआ है। और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता के बारे में बताया गया है अब शिलालेख 7 में। और इन्होंने बोध गया से बोधि वृक्ष की पहली धम्म यात्रा की थी, 8वें शिलालेख में बताया गया है। और धर्म विस्तार का वर्णन बताया गया है ये 11th में। ये इम्पोर्टेंट है कि जो शिलालेख 13 है उसमें बताया गया कि कलिंग पर अशोक की विजय हुई थी, कब, 261 ईसा पूर्व में, जब इन्होंने लड़ाई लड़ी थी 8 वर्ष के बाद, मतलब उनके राज्याभिषेक के बाद। अब देखो अपन देखते हैं लघु शिलालेख, मतलब इनके 4 थे, इसमें अशोक का नाम उल्लेखित है। अशोक के बारे में डायरेक्ट उनका नाम अशोक लिखा हुआ है। मस्की में है, मस्की अभिलेख है वो कर्नाटक में, नेटूर आंध्र प्रदेश में, और ब्रह्मगिरी कर्नाटक में, गुजरा मध्य प्रदेश में है। ये अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक के नाम से दिया हुआ है। मस्की शिलालेख अशोक नाम पर उल्लेखित है। अब देखो, अब नेक्स्ट है स्तंभ शिलालेख। ये तो शिलालेख वैसे थे जो पत्थर पर लिखे हुए थे इस टाइप में। अब स्तंभ शिलालेख ये टोटल 7 हैं जो 7 पंक्तियों के द्वारा लिखे गए हैं। और जो मतलब स्तंभ मतलब पूरा कॉलम की तरह खड़े हुए हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है। पहला है दिल्ली का टोपरा स्तंभ शिलालेख, यही इम्पोर्टेंट है, ये मतलब 7 में सबसे लंबा माना जाता है। और केवल 7वां ये सबसे लंबा है, इसमें सिर्फ एक भाषा और एक लिपि का उपयोग किया गया है, प्राकृत भाषा है और ब्राह्मणी लिपि का उपयोग किया गया है। और जो दिल्ली का टोपरा स्तंभ है उसको कहाँ, दिल्ली मतलब हरियाणा से दिल्ली लेके आए थे कौन, फिरोज शाह तुगलक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखना है। और इनको भी याद रखना है कि लौरिया कहाँ पर बिहार में है, नंदगढ़ बिहार में। और रामपुरवा बैल जो है राष्ट्रपति भवन पर रखा हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है कि अशोक का स्तंभ शिलालेख है वो सारनाथ में मिला हुआ है, गुजरात में। ये जो इसे मतलब 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। ये अशोक के धर्म परिवर्तन को दर्शाता है, ठीक है। इसको जो है कब, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। और यहाँ अशोक के बुद्ध ने पहले उपदेश की स्मृति के बारे में बताया गया। इसमें पशु थे सिंह, हाथी, घोड़ा, बैल, ये सारे मतलब जानवरों का उपयोग इसमें किया गया है बनाने के लिए। और इसमें इन्वर्टेड को लोटस भी लगाया हुआ है, ठीक है। जो निगाली सागर शिलालेख है ये नेपाल में स्थित है। और ये रुम्बिनदेई स्तंभ शिलालेख इसमें नेपाल में स्थित है। इसे लुम्बिनी की स्तंभ अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। और ये दर्शाता है कि जो अशोक थे ना, उन्होंने गौतम बुद्ध मतलब बुद्ध का जो जन्म स्थान था वहाँ उन्होंने यात्रा की थी। और वहाँ के जो क्षेत्र में रहने वाले लोग थे उनका जो कर था वो कम कर दिया था। ये इसके बारे में जानकारी देता है। इसको याद रखना है कि जो मतलब बुद्ध का जन्म स्थान पर गए थे, कौन से अभिलेख में दिया हुआ है, कौन से में, रोमनदेई स्तंभ शिलालेख, ठीक है। अब देखो गुफाएं और कुछ स्तूप हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। जो बराबर पहाड़ी की गुफाएं हैं बिहार में स्थित हैं। लोमस ऋषि की गुफाएं बिहार में स्थित हैं। नागार्जुन की गुफाएं बिहार में स्थित हैं। दशरथ मौर्य के द्वारा निर्मित की गई थी, ये अशोक के द्वारा। और जो कनक मुनि की स्तूप है जो अशोक के द्वारा पुनः निर्मित किया गया था और निगाली सागर की यात्रा करने के बाद। अब देखो ये कुछ स्तंभ स्तूप वगैरह हैं। अब मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं कि जो मौर्य वंश का जो प्रशासन था वो कैसा था। कौटिल्य के द्वारा सप्तांग सिद्धांत दिया गया था। क्या, सप्तांग सिद्धांत दिया गया था। और उन्होंने प्रशासन को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए 7 तत्वों का उल्लेख किया था। मतलब प्रशासन को अच्छे ढंग से चलाने के लिए 7 तत्वों का उल्लेख किया था। पहला है शासक, दूसरा है सचिव, तीसरा है क्षेत्र, और चौथा है किला, पांचवा खजाना, और सातवां छठा है सेना, और नेक्स्ट सहयोगी। शासक मतलब राजा कैसा हो, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ये मतलब 7 जो हैं तत्वों के बारे में बताया गया कि शासन को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए उल्लेखित है इसमें।
और जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, ये इम्पोर्टेंट, इसको याद रखना है, अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ। ठीक है, जिसे पुष्यमित्र शुंग ने, जो शुंग वंश का संस्थापक था, उसने पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। किसको? बृहद्रथ को। और जो मौर्य वंश का जो प्रशासन के अधीन 5 प्रांत थे, उसको देख लेते हैं। जो प्राश्यत मतलब पूर्व में क्या था? प्राश्यपत, जिसकी राजधानी थी तोशाली। और ये प्राश्यपत ये रहा पूर्व में, ठीक है। और अवंती जो पश्चिम में है, इसकी राजधानी थी उज्जैन, ये। और उत्तरापथ जो उत्तर में है, तक्षशिला राजधानी थी इसकी, ठीक है, तक्षशिला। और दक्षिणापथ जो दक्षिण में है, स्वर्णगिरी इसकी राजधानी थी, ठीक है। और जो प्राची जो यूपी और बिहार के बीच में स्थित है, इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो ये जो मतलब प्रशासन थे, जो मौर्य प्रशासन के अधीन रहते थे, जो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के बताए गए। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। इनके कुछ जो मतलब टेक्निक थी, वो है जो सोने के रूप में दिया गया था, वो कर था हिरण्यकर। आपातकालीन जो कर था, उसको बोलते थे प्रेरणाएं। और गांव के द्वारा वस्तु के रूप में दिया जाता था, मतलब गांव द्वारा वस्तु के रूप में दिया जाता था, वो पिंड कर था। और सेना रखरखाव की सेना की सेना भक्तम कर। और अतिरिक्त कर जो था पार्श्व। ये सारे जो कर थे, सोने का रूप में दिया जाता था, वो हिरण्य कर था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपन जो यहाँ पे न्यायालय के बारे में बताया गया है, यहाँ पे 2 न्यायालयों का उल्लेख मिलता है, धर्मस्थलीय न्यायालय और कंटक शोधन न्यायालय। और इसमें मतलब व्यक्तिगत व्यक्तिगत विवादों का अध्यक्षता की जाती थी। और इसमें राज्य और जनपद के बीच के विवाद की अध्यक्षता की जाती थी। 2 न्यायालय हैं, इनको याद रखना है। अब इसके कुछ अधिकारी हैं, इनके बारे में देखते हैं। देखो, पहला है सन्निधाता, जो मतलब मुख्य कोषाध्यक्ष के सीईओ अधिकारी हैं। और समानहर्ता, जो राजस्व का सामान्य संग्राहक थे। नेक्स्ट था गोपा, जो मतलब लेखांकन की जिम्मेदारी रखते थे, इनको गोपा बोलते थे। अक्षप पटेल जो महालेखाकार थे, लेखा परीक्षक अधिकारी थे। नगरक जो नगर प्रणाली की जिम्मेदारी लेते थे। सीताध्यक्ष जो कृषि की अधीक्षक थे। और नेक्स्ट हैं संस्था अध्यक्ष, जो बाजार के लिए जिम्मेदारी लेते थे। नवाध्यक्ष जहाज़ों के अधीक्षक थे। अश्वाध्यक्ष तो मतलब घुड़सवार सेना के लिए कमान संभालते थे, अधिकारी थे। सुत्ताध्यक्ष सीमा शुल्क अधिकारी थे। धम्म और महामत थे, जो अशोक के द्वारा जांचने के लिए बनाया गया था नया पद, जो लोग अवधारणाओं के पालन कर रहे हैं या नहीं, मतलब इनको जांचने के लिए बनाया था इन्होंने, धम्म महामत। ये जो पद था वो अधिकारी का, अशोक ने, ठीक है। ये अधिकारी की देख लिया अपन ने। अब अपन आगे देखते हैं। और जो मेगास्थनी के अनुसार जो प्रशासन था, प्रशासन निम्नलिखित शामिल थे, जिसमें जैसे इंडिका में उल्लिखित है 6 समितियों वाले नगर प्रशासन, जिसमें प्रत्येक में 5 सदस्य थे। 6 समितियों वाली सेना, जिसमें 5 सदस्य थे। कौटिल्य ने राज्य के लिए 7 अंगों की संरचना और वास्तविक, जैसे राजा, मंत्री, प्रदेश, दुर्ग, कोष और सेना और मित्र शामिल हैं इसमें, जिसे अपन सप्त सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र के अनुसार क्या समाज में महिलाओं की ऊंचा स्थान था, और वे सेना में हिस्सा लेती थीं। किसके अनुसार? अर्थशास्त्र के अनुसार, जो कौटिल्य की बुक है वो। और यहाँ जो बंदरगाह है मौर्य साम्राज्य के समय के, जो पश्चिम में था भरूच सोपारा महाराष्ट्र में, और पूर्व में है ताम्रलिप्त जो बंगाल में है। अब देखो ये कुछ प्रशासनिक पद हैं, जैसे कुमार ये प्रांतीय प्रमुख होता था। अब महामत जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी था। आमत जो कार्यकारी अधिकारी था। युक्त युक्त मतलब कर निर्धारण करता था, मतलब टैक्स वगैरह को फिक्स करता था। रज्जुका जो न्यायिक अधिकारी था और भूमि की मापन करता था। ये कुछ प्रांतीय क्या थे? प्रशासनिक पद थे, इनको देख लेना। अब देखो, अब ये जो शिलालेख हैं, इनके बारे में मतलब अपन ने देख लिया, यहाँ से यहाँ तक पूरे में फैले हुए थे अशोक के शिलालेख।
जिले को ये क्या किस बोलते थे, विषय या आहार कहा जाता था यहाँ पे। और स्थानिक किसको, कई गांव का जो प्रमुख होता था उसको स्थानिक बोलते थे, और ग्रामिक जो गांव के प्रमुख होते थे, मतलब एक गांव का प्रमुख को ग्रामिक और कई गांव के प्रमुख को स्थानिक। अब देखो, अब यहाँ पे मौर्य प्रशासन के समाज को 7 वर्णों में विभाजित किया गया था। मतलब मौर्य प्रशासन में समाज को 7 वर्णों में विभाजित किया गया था। दार्शनिक, कृषक, पालक और व्यापारी, योद्धा, अधिकारी और परिषद सदस्य, मतलब सलाहकार थे, न्यायाधीश और व्यापारी व्यक्ति, गठेरिया और किसान और तत्वज्ञानी। ये 7 वर्गों में मतलब वर्णों को 7 वर्गों में समाज को विभाजित किया गया था। अब देखो, मौर्य साम्राज्य और वन्य क्षेत्र हैं, मतलब यहाँ पे ये डिटेल दी हुई है कि मौर्य साम्राज्य के राज, नियंत्रण, कर संग्रह, ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लेना आप एक बार। अब देखो, ये जो अशोक का स्तंभ लेख जो अपन ने 24 जनवरी 1950 को क्या किया था, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। इसमें बुल है और हॉर्स, एलिफेंट वगैरह, लॉयन वगैरह, इसमें मतलब पूरे एनिमल्स का उपयोग किया गया है। ये 4 एनिमल्स का उपयोग किया गया है। और यहाँ पे इन्वर्टेड लोटस ये जो दिखाया गया है, मतलब उल्टा कमल, और इसको बोलते हैं अंड। ठीक है, अंड अंड, अंड के नाम से जानते हैं, और इसको बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, तो ये टोटल मतलब ये अपन मौर्य साम्राज्य के बारे में देखा अपन ने। ठीक है, इसमें अपन देख सकते हो कि जो मौर्य साम्राज्य का वो था विस्तार, वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ये पूरे पाकिस्तान से यहाँ तक पूरे इंडिया में मौर्य साम्राज्य का विस्तार फैला हुआ था। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, ये देखो। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में रिवीजन करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।